सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए मशीन लर्निंग टेक्निक्स की यूनिट 2 और उसके साथ मैंने PYQ जितने भी थे सबके सब सॉल्व करा दिए हैं। और जितने भी PYQ थे जो रिपीट हो रहे थे उन्हें बहुत अच्छे से सॉल्व कराया क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं जो पेपर देख रहा हूँ उसमें ऐसा हो रहा है कि जो PYQ हैं वो ज़्यादातर रिपीट हो रहे हैं इस साल। तो हमें मशीन लर्निंग और टेक्निक्स के लिए हमारे पास बहुत कम टाइम है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है यार इस वीडियो में। सच बता रहा हूँ, पूरी रात बैठ के तो यूनिट 1 पहले प्रिपेयर करी, वो मैंने आपके लिए अपलोड करी। अब मैंने पूरे दिन यूनिट 2 के लिए मेहनत करी है और पूरे नोट्स वगैरह लिखे, पूरा एक्सप्लेनेशन अब मैं दूंगा। और प्लीज़ अब आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर अभी देख लो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, घर वालों से भी सब्सक्राइब करो और 5 के करवाओ यार प्लीज़ मेरे। देखो मैं अब डिजर्व करता हूँ, मेरे को लगता है ऐसा सब्सक्राइबर, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत करी है और आपने जो भी कमेंट किया मैंने सब प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। सो देखो इस वीडियो के बाद आपको इस जो यूनिट है इससे अलावा कोई आपको देखना नहीं पड़ेगा इस वीडियो के अलावा इस यूनिट के लिए, ठीक है। सबके सब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। बस मैं जो बताऊं वैसा कर लेना, जितना मैं बताऊं उतना लिख कर आ जाना पेपर में, ठीक है। तो ये जो है ना यूनिट 2 मैंने देखा पिछले साल पूरी थ्योरी बेस्ड है, बस कुछ स्टेप्स हैं उन्हें याद करने हैं और जो टाइप्स हैं उन्हें याद करने हैं। और ग्राफ देखो इसके अंदर है ना, एक एडवांटेज है इसके अंदर, हमारे पास बहुत सारे ग्राफ्स हैं, ठीक है। वो ग्राफ बहुत ईजी है और एक दो इक्वेशन है, अगर वो याद कर लोगे उनके नंबर थोड़े एडवांटेज होते हैं। मतलब कि ग्राफ के जो नंबर होते हैं ना, सीधे 2 नंबर या 3 नंबर अलग से मिल जाते हैं आपको क्वेश्चन के अंदर, और वो स्पेस भी ले लेते हैं जिससे कि आपका जो आंसर है वो बड़ा लगता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे रिग्रेशन एंड इट्स टाइप। ये हमारा पिछले साल ही आया था 10 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायसियन लर्निंग देखेंगे जो कि हमारा 2 बार आ चुका है, यानी कि 2022, 23 में और 20 और 21 में, ठीक है। 22 ऑप्टिमल क्लासीफायर देखेंगे, ये थोड़ा सा ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसका जो ये है ना, ये वाला क्लासीफायर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नैव 22 क्लासीफायर ये हमारा 21 और 22 में आया था 10 नंबर में, ठीक है। EM एल्गो पहले मैं सोच रहा था EM एल्गो नहीं कराऊं, लेकिन गलती से पता नहीं कैसे नजर पड़ गई मेरी और 21-22 में ये आया हुआ था, तो मैं सोचा करवा ही देता हूँ। अगर गलती से भी पेपर में आ गया और मैंने नहीं कराया फिर आप कहोगे भैया करवाया नहीं, ठीक है। तो देखो मैं ना करवा दूंगा इसे अच्छे से और बिल्कुल इतने अच्छे समझा दूंगा फ्लो चार्ट के थ्रू, जिससे आप कभी भी भूलोगे नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट लर्निंग हमारा 21 और 22 में आया था 10 नंबर में, ठीक है। सीधा आया था डिफाइन कॉन्सेप्ट लर्निंग, तो उसके अंदर पहले आप मशीन लर्निंग को भी डिफाइन करोगे, फिर कॉन्सेप्ट लर्निंग को, फिर उसके अंदर बायसिंग लर्निंग को डिफाइन करोगे। तो सब कुछ मैं इस वीडियो में बता दूंगा। फिर हमारा सपोर्ट वेक्टर मशीन। अगर आपको लगता है कि इस यूनिट को आपको नहीं करना, तो आपको बस क्या करना है कि इस वाले टॉपिक को कर लेना, ठीक है। सपोर्ट वेक्टर मशीन ये हमारा 2022 में भी आया था, 23 में भी आया था और 2020 और 21 में ना 2 बार आया था। एक ही पेपर में 2 बार क्वेश्चन आया था, ठीक है। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 3 में भी आया था, क्वेश्चन नंबर 5 में भी आया था। एक में तो इसके पूछा था कि डिफाइन सपोर्ट वेक्टर मशीन, और एक में पूछा था कि डिफाइन सपोर्ट वेक्टर मशीन एंड कर्नल फंक्शन एंड इट्स टाइप। कर्नल फंक्शन एंड इट्स टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस आपको क्या करना है, प्लीज सब्सक्राइब करो यार चैनल को, क्योंकि मुझे लगता है मैं डिजर्व करता हूं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो अगर आपको फ्री में नोट्स चाहिए इसके, ठीक है। तो चलो रोड टू 5 के, मतलब कि अब हम 5 के लिए रोड कर रहे हैं। अब हमारे 4.2 के हो गए हैं, बस 5 के करवा दो यार कैसे भी, ठीक है प्लीज। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा रिग्रेशन, हमने रिग्रेशन यूनिट 1 में भी पढ़ाया था, है ना, और इसमें भी बताता हूं आपको रिग्रेशन क्या होता है। हमारा रिग्रेशन एक सुपरवाइज लर्निंग का पार्ट है, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, हमारे पास इनपुट भी होता है और आउटपुट भी होता है। लेकिन रिग्रेशन का मतलब क्या होता है, रिग्रेशन इज अ स्टैटिस्टिकल मॉडल और मेथड यूज्ड टू मॉडल द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक इसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। आपको पता है डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या होता है, y, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कौन सा होता है, x, जब अगर आपने इक्वेशन पढ़ी है मैथ्स की तो, ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या करते हैं हम कि जो हमारा कंटिन्यूअस डेटा होता है, जो हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा है, यानी कि कोई भी अगर डेटा टाइम के रिलेटेड है, जैसे कि वेदर फॉरकास्टिंग में हम रिग्रेशन का यूज करते हैं। उसमें क्या है कि हमारे जो मतलब ये जो होती है, हवा होती है या फिर मॉइस्चर होता है, इन सबको देख के ही वेदर फॉरकास्टिंग होती है। तो ये क्या होता है, कंटिन्यूअसली चल रही होती है, वो कभी भी रुकती नहीं है टाइम के साथ, तो ठीक है। उसमें हम रिग्रेशन का यूज करते हैं जहां पर हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा होता है, ये याद रखना, ठीक है। द मॉडल कैन टेक various forms such as linear regression। अब देखो इसके टाइप्स आ गए, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन हो सकता है, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो सकता है एंड पॉलिनोमियल रिग्रेशन भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। अब देखो इसके अंदर जो हमारा रिलेशनशिप है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कैसा है। अगर वो लीनियर है, लाइन है स्ट्रेट लाइन, तो हमारा लीनियर होगा। अगर वो लॉजिस्टिक है, अगर 1-2 डिग्री मतलब कि ऐसे कर्व की शेप में आ जाता है, ठीक है, तो वो लॉजिस्टिक हो जाता है। अगर वो हमारा पॉलिनोमियल है, कोई हमारे जैसे स्क्वायर, क्यूब, इन सब की अगर कोई
लाइन बन रही है, मतलब कि कर्व बन रहा है, तो वो हमारा पॉलिनोमियल रिग्रेशन होता है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। रिग्रेशन बहुत अच्छे से समझ गया, यूनिट 1 में भी आपने पढ़ा था और यहाँ पे भी पढ़ा है। अगर जो यूनिट 1 में आपको समझ में आए वो लिख देना, या तो फिर ये लिख देना। ठीक है, इसमें ये लीनियर और लॉजिस्टिक जरूर लिख कर आना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आगे मैं इन्हें एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमारा लीनियर रिग्रेशन, बिल्कुल सेम डेफिनेशन लिखनी है जो हमने रिग्रेशन की डेफिनेशन लिखी है, बिल्कुल सेम डेफिनेशन इसी की, यहां से लेकर यहां तक लीनियर रिग्रेशन सेम टू सेम लिख देना है आपको। ठीक है, अब क्या है, इट मेक प्रिडिक्शन फॉर कंटिन्यूअस रियल और न्यूमेरिक वैल्यूज। ये किस किस पे प्रिडिक्शन करता है, कंटिन्यूअस रियल डेटा पे और न्यूमेरिक वैल्यूज पे, सच एज सेल्स, एज, प्रोडक्ट, प्राइस, इन सब पर। ठीक है, सेल्स कितनी हो सकती है, एज कितनी हो सकती है, किसी की एज क्योंकि चलती रहती है, उसकी एज बढ़ती रहती है पर्सन की। ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस चलता रहता है। ठीक है, कंटिन्यूअस, समझ रहे हो ना, कंटिन्यूअस, जहां पे कंटिन्यूअस आ जाए वहां पे क्या है, रिग्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन है। ठीक है ना, द गोल इज टू फाइंड लाइन ऑफ बेस्ट फिट। अब हमें इसके अंदर गोल क्या है कि हमें कोई भी एक लाइन बेस्ट हमें लाइन ढूंढनी है इसके अंदर। ठीक है, तो देखो अभी मैं एक नोटबुक लेता हूं और फिर आपको समझाता हूं। तो देखो हमारे पास, जैसे कि हमारे पास ये ग्राफ है। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास बहुत सारा डेटा है, स्टार है, स्टार है, स्टार है, स्टार है, स्टार है, और यहाँ पे हमारे पास सर्कल्स हैं, है ना, कितने सारे। तो अब हमें इसके अंदर है ना बेस्ट फिटेड हमें लाइन ढूंढनी है। ठीक है, कि बेस्ट में बीच में नेचर कैसा आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास सर्कल्स हैं, तो देखो ये हमारी एक तो लाइन फिट हो रही है। ठीक है, एक ये वाली लाइन हमारी फिट हो रही है, ये मतलब ऐसे लाइन फिट हो रही है कि मतलब कंटिन्यूअस चल रहा है। ठीक है, ये हमारी लाइंस होती है इसके अंदर रिग्रेशन के अंदर, इससे हम आगे आउटपुट को प्रिडिक्ट करते हैं। ठीक है, सो सिंपल लीनियर इक्वेशन, इसकी सिंपल लीनियर इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। ये आपने पढ़ी होगी स्ट्रेट लाइन की। ठीक है, y क्या होता है हमारा, डिपेंडेंट होता है, x हमारा इंडिपेंडेंट होता है, और m क्या होता है हमारा, स्लोप होता है y अपॉन x। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन, देखो ये तो आपको आता ही होगा, बेसिक्स है। ठीक है, इतनी तो मैथ मेरी भी अच्छी नहीं है लेकिन मुझे भी पता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ प्रिडिक्शन एंड इन्फ्रेंस। ये हमारा प्रिडिक्शन के लिए भी यूज होता है और इन्फ्रेंस के लिए भी यूज होता है। इन्फ्रेंस का मतलब होता है अजम्पशन, ये अजम्पशंस के लिए भी यूज होता है और हमारा प्रिडिक्शन के लिए भी यूज होता है, दो चीजों के लिए यूज होता है। ठीक है, The linear regression model provide a slope straight line representing the relationship between the variables। ये क्या करता है, लीनियर रिग्रेशन मॉडल हमें प्रोवाइड कराता है स्ट्रेट लाइन का स्लोप, जो कि रिलेशनशिप प्रोवाइड कराता है दो वेरिएबल्स के बीच में, एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, ये होता है हमारा लीनियर रिग्रेशन। आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन अब मैंने ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। अगर लीनियर रिग्रेशन आता है तो आपको ये ग्राफ बना के आना है, चाहे आप डेफिनेशन लिखो या मत लिखो। ठीक है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को लगता है कि जो डायग्राम्स वगैरह होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के अंदर, क्योंकि कोई एग्जामिनर नहीं डेफिनेशन पढ़ने जाएगा, वो ग्राफ देखेगा। अगर आपको आता है कि आपने ग्राफ सही बनाया तो आपका आंसर सही है। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये ग्राफ है, उसके अंदर बहुत सारे हमारे पास डेटा है। अब देखो अगर जो डेटा हमारा यहाँ पे मैच होता जा रहा है, हमने लाइन बना दी तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। तो देखो ये जो हमारे डेटा पॉइंट्स होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे डेटा पॉइंट्स, मतलब कि वो डेटा सेट्स हो गया, और ये हमारी लाइन ऑफ रिग्रेशन। और अगर एक लाइन है, सिंगल लाइन है, तो हमारा क्या होगा, लीनियर रिग्रेशन, क्योंकि एक लाइन सीधी जा रही है। ठीक है, अगर इसमें और भी लाइन आ जाती तब भी लीनियर रिग्रेशन है, लेकिन ये लीनियर है। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स है। ठीक है, स्ट्रेट जा रहा है, ये होता है हमारा लीनियर रिग्रेशन। यहाँ पे आता है हमारा इंडिपेंडेंट एक्स और यहाँ पर आता है डिपेंडेंट वाई। ठीक है, ये कर लेना। नेक्स्ट हमारा लीनियर रिग्रेशन के भी दो टाइप होते हैं। ठीक है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। इसको बहुत सिंपली बताता हूं। अगर आपकी एक लाइन बन रही है, ठीक है, अगर आपकी एक लाइन बन रही है तो होता है हमारा सिंपल लीनियर रिग्रेशन। अगर हमारी मल्टीपल लाइन बन रही है, एक लाइन से ज्यादा लाइन बन रही है, तो वो होता है हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। आपको समझ में आ गया। अब देखो ये डेफिनेशन और बता देता हूं। इसके अंदर ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। इफ अ सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज यूज्ड टू प्रेडिक्ट अ वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल डिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो देखो इसके अंदर अगर हमारी सिंगल लाइन है, ये वाली इक्वेशन इसकी होती है b0 b1 x, ये हमारी इसकी इक्वेशन होती है। इसके अंदर हमारा x क्या है, x हमारा इंडिपेंडेंट है, y हमारा डिपेंडेंट है, और b1 क्या है हमारा स्लोप ऑफ द लाइन। ठीक है, सेम ऐसे ही बना देना। और नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। इफ मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अगर हमारा एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसमें क्या था सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो एक लाइन बन रही थी, अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाते हैं तो हमारी क्या होती है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होती है। तो बस इसमें अंदर ये जो हमारी इक्वेशन इसे बढ़ाते जाना एन तक। ठीक है, 1 2 1 2 मतलब बढ़ा लेना। ठीक है, ये तो ईजी आप कर लोगे। और इसके अंदर ये वाला ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला ग्राफ जरूर बना के आना। इसके अंदर क्या है, मल्टीपल लाइन्स बन रही है। ठीक है, सॉर्टेड। अब है हमारा लीनियर रिग्रेशन लाइन। अब लीनियर रिग्रेशन लाइन को भी हम डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, इट शोइंग द रिलेशनशिप बिटवीन। अब देखो कभी भी पेपर में ना ऐसे मत लिखना ना, रिलेशनशिप और बिटवीन ऐसे मत लिखना, और अकॉर्डिंग जैसे हम ऐसे लिख देते हैं ना, अकॉर्डिंग ऐसे मत लिखना। ठीक है, पूरा लिख कर आएगा ना पेपर में।
ये तो मैं नोट्स की वजह से, क्या टाइम बहुत कम है इस वजह से मैंने लिखा है। द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉल्ड अ रिग्रेशन लाइन। सो देखो, जो हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में जो लाइन रिलेशनशिप शो करती है उसे हम कहते हैं रिग्रेशन लाइन। ठीक है, अब हमारे लाइन के भी रिलेशनशिप्स के भी दो तरह होते हैं। ठीक है, दो तरह की होती है, टाइप्स होते हैं। एक तो हमारी अगर y हमारा टाइम के साथ बढ़ रहा है, ठीक है, y हमारा टाइम के साथ बढ़ रहा है तो वो होती है हमारी पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर हमारा y टाइम के साथ लेस हो रहा है, ये वाला जो y की वैल्यू, अगर y हमारा टाइम के साथ घटता जा रहा है तो वो हमारा नेगेटिव कोरिलेशन। समझ में आ गया? ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्राफ से आपको पूरी डेफिनेशन आप बना भी लोगे और लिख भी दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। व्हाट इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन? ये था हमारा लीनियर रिग्रेशन, अब आया हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसके अंदर कर्व वगैरह बनते हैं। ठीक है, सेम एज लीनियर रिग्रेशन बट हियर द डिपेंडेंट वेरिएबल इज बाइनरी और कैटेगोरिकल। सो देखो, इसके अंदर जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो हमारा या तो बाइनरी होगा या कैटेगरी में डिवाइड होगा। तो बाइनरी मतलब ट्रू या फॉल्स, 0 या 1। 0 मतलब हमारा फॉल्स और 1 मतलब हमारा ट्रू। ठीक है, तो मतलब हमारा ट्रू या फॉल्स में काम करेगा। अब देखो, इट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट अकरिंग बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो भी हमारा बेस्ट इवेंट अकर होगा, ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट की अकरिंग होगी, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थ्रू हमें पता लगेगा। इसके अंदर हमारे दो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, या तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा, 0 होगा या 1। ठीक है, अगर आपके पास बस आपको जैसे जेंडर है, आपको जेंडर का पता लगाना है। ठीक है, किसी जेंडर का, तो जेंडर हमारे दो ही होंगे, मैन या वुमेन। ठीक है, तो यहां पर हम यूज कर सकते हैं कैसे, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को। अगर हमारे पास जो हमारी कैटेगरीज में डिवाइडेड है या बाइनरीज में डिवाइडेड है वैल्यू। ठीक है, अगर हमें किसी भी, जैसे हमारे वो होते हैं ना रिलेशनल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे क्या करते हैं, या तो ट्रू होते हैं और या तो फॉल्स होते हैं। ठीक है, बिल्कुल उसकी तरह लॉजिस्टिक रिग्रेशन। समझ में आ गया होगा। अब देखो हम इसे और समझते हैं। अब देखो, फॉर एग्जाम्पल, इट कुड बी यूज टू प्रिडिक्ट वेदर अ कस्टमर विल बाय अ प्रोडक्ट बेस्ड ऑन देयर एज, इनकम एंड जेंडर। अब देखो, अब हमारे पास एक एग्जांपल है, हमारे पास एक कस्टमर है, हमें पता लगाना है क्या वो कस्टमर वो प्रोडक्ट को खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। ठीक है, और किस किस पे हमें कंसीडर करना है, एज पर, इनकम पर और जेंडर पर। अब जैसे कि कोई प्रोडक्ट है वो 10,000 का है। ठीक है, और अब हम उसकी एज है, एज उसकी क्या है, एज चलो 20 साल है उसकी एज। ठीक है, 10,000 का प्रोडक्ट है और उसकी इनकम कितनी है, 5,000 है। और उसका जेंडर क्या है, जेंडर अगर कोई भी है, जैसे मैंने या वुमेन है, मैं ये थोड़ी ना मतलब अभी बोल दूंगा तो फिर आपको बोलेगा। जेंडर मतलब अगर मैंने या वुमेन है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, और अगर उसकी जो इनकम 5,000 है और उसकी एज 20 है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा, अगर उसकी 5,000 इनकम है और 10,000 का प्रोडक्ट है, क्यों खरीदेगा वो? ठीक है, नहीं खरीदेगा, तो उसकी वैल्यू, उसका आंसर क्या आ गया, फॉल्स। ठीक है, तो ये ऐसे हम रिग्रेशन को यूज करते हैं, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को यूज करते हैं। इट यूजेज अ फंक्शन कॉल्ड द लॉजिस्टिक फंक्शन। ये हमारा लॉजिस्टिक फंक्शन को यूज करता है, और सिग्मॉइड, इसे सिग्मॉइड फंक्शन भी कहते हैं, टू ट्रांसफॉर्म द आउटपुट ऑफ लीनियर। अब जो हमारा लीनियर रिग्रेशन से हमें एक इक्वेशन मिलती है ना, उसको अगर हमें ट्रांसफॉर्म करना है लॉजिस्टिक में, तो हम यूज करते हैं लॉजिस्टिक फंक्शन का। अब देखो, ये होता है हमारा लॉजिस्टिक फंक्शन। ये वाली इक्वेशन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है इक्वेशन। p y इक्वल टू 1 एंड 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e माइनस जेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी लिख लो। ठीक है, याद हो जाए। अब हमारा इसमें क्या है, p y इक्वल टू 1 क्या है, हमारा प्रोबेबिलिटी है डिपेंडेंट वेरिएबल की, जो कि हमारी इक्वल किसके, 1 के। जेड क्या है हमारा, जेड हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन है हमारा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और ई क्या है हमारा, ई हमारा सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर, ओनली इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर कॉम्बिनेशन है हमारा जेड। और ई क्या है हमारा, बेस एल्गोरिथम बेस होता है हमारा ई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने ग्राफ के थ्रू आपको समझाया है। यहाँ पर ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमारी क्या है, लीनियर रिग्रेशन, और ये जो कर्व क्या है हमारा, ये है लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब देखो, लीनियर रिग्रेशन की हमारी इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू b0 प्लस b1x। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब ये कर्व की जो इक्वेशन है वो क्या है, कर्व की इक्वेशन है 1 अपॉन, ये देखो 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस जेड, और जेड की जगह पे क्या वैल्यू रखनी है हमें, इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो कॉम्बिनेशन है उसकी वैल्यू रखनी है। ये हमने रख दी। देखो, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बना कर आना प्लीज। अब देखो, लॉजिस्टिक हमारे जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है कहां पर कौन कौन सी फील्ड्स में यूज होता है, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है हमारा। एक तो ये हेल्थ केयर में यूज होता है, फाइनेंस में यूज होता है, मार्केटिंग में यूज होता है। ठीक है, यहाँ तक सब कुछ क्लियर। अब हमारा यहाँ पर देखो रिग्रेशन का पूरा टॉपिक फिनिश हो गया। रिग्रेशन हमने पढ़ लिया, लीनियर रिग्रेशन पढ़ लिया, लीनियर रिग्रेशन के हमने टाइप पढ़ लिया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ लिया, खत्म। ठीक है,
अब देखो, अब लीनियर रिग्रेशन के थ्रू एक भी क्वेश्चन आता है छोड़ना नहीं, आराम से करके आना, सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हमारे बाइसिंग लर्निंग, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बाइस थ्योरम ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो मतलब जो भी करवाया मैंने इंपॉर्टेंट ही है, बिना इंपॉर्टेंट तो करवाऊंगा नहीं। बाइस लर्निंग क्या होता है हमारा? Bayes learning is a fundamental statistical approach to problem to pattern class to the problem of the pattern classification। अब देखो ये हमारा एक फंडामेंटल स्टैटिकल अप्रोच है, क्या किसके लिए? कि हमें पैटर्न को क्लासीफाई करना है प्रॉब्लम के अंदर। किसी प्रॉब्लम के अंदर अगर हमें पैटर्न को क्लासीफाई करना है तो हम किसका यूज करते हैं? बाइसिंग लर्निंग का। तो देखो, इन बाइसिंग लर्निंग अ मॉडल इज स्पेसिफाइड विद पैरामीटर्स दैट डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। तो देखो बाइसिंग लर्निंग के अंदर हमारे पास कुछ स्पेसिफाइड पैरामीटर्स होते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा की, कि हमारा डेटा कहां पे कितना कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, किस डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, किस डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन कम है, ठीक है, इसे डिफाइन करता है। दीज पैरामीटर्स आर इनिशियली सेट यूजिंग प्रायर नॉलेज और अजम्पशन। और ये जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो पहले मतलब कि किस चीज पे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं? पिछले हमारे डेटा पे तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो ये किस पर हमारा इनिशियलाइज होता है? प्रायर नॉलेज और अजम्पशंस पे इनिशियलाइज होता है। दे देन अपडेट बेस्ड ऑन द ऑब्जर्व डेटा यूजिंग बायस थ्योरम। और अब फिर ये अपडेट होता रहता है बार बार, जैसे ही उसे और अच्छा एक्यूरेसी मिलती रहती है वो अपडेट होता रहता है, किसका यूज करके? बायस थ्योरम का। अभी हम बायस थ्योरम देखेंगे। बायस थ्योरम मैंने यूनिट 1 में भी आपको बता दी थी कि बायस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मैंने एक थ्योरम बता दिया था जो कि 2 नंबर में बहुत बार आता है, ठीक है। अब यहाँ पे बायस थ्योरम आगे भी 10-10 नंबर में भी आया हुआ है, इसलिए बता रहा हूँ। The updated probabilities are used to make prediction about new data। अब जो हमारी अपडेटेड, जब हमने हमारे ऑब्जर्वेशन से हमने सीख लिया और हमने डेटा को और एक्यूरेसी कर ली, एक्यूरेसी उसके अंदर हाई कर ली, तो क्या होगा? हम उस अपडेटेड प्रोबेबिलिटी को यूज करके फ्यूचर का प्रेडिक्शन कर सकते हैं या फिर न्यू डेटा का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। इट इज यूजफुल वेयर इज डेटा इज लिमिटेड और नॉइसी। ये हमारा कहां पर यूजफुल होता है? जहां पर हमारा जो डेटा होता है बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है, या डेटा हमारा बहुत नॉइसी होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? ये बार बार रिपीट करता रहता है एक ही स्टेप को और अपनी गलतियों से सीखता रहता है। तो क्या होता है? जो नॉइसी डेटा होता है उसके अंदर से, जो हमारा नॉइसी डेटा होता है डेटा के अंदर से, वो निकल जाता है, ठीक है, अपनी ऑब्जर्वेशन के थ्रू। अब हमारी इसकी एप्लीकेशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन बहुत बार आ जाती है। स्पैम फिल्टरिंग, हमारी जो मेल्स होती है उसके अंदर से स्पैम फिल्टरिंग कर सकता है। मेडिकल डायग्नोसिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इसमें भी यूजफुल है। और इमेज रिकॉग्निशन, इन सब में यूजफुल है, इन्हें याद रख लेना, एक बार लिख के देख लेना। अब हमारी यहाँ पे जो बाइसिंग लर्निंग किसका यूज करती है? बाइस थ्योरम का। अब बाइस थ्योरम क्या होती है? अब हमारी बाइस थ्योरम कितनी बार आ चुकी है? 2022 और 23 में, और 20 और 21 में दोनों बार आई थी 10 नंबर में। अब जब भी बाइस थ्योरम आती है ना, इसके बाद आपके पास ज्यादा कंटेंट नहीं होता, तो आपको क्या करना है? बाइस लर्निंग को पहले डिफाइन करके आना है, फिर बाइस थ्योरम पे आना है, ठीक है। क्योंकि बाइस लर्निंग इसकी क्या हो गई? एप्लीकेशन हो गई, क्योंकि बाइस लर्निंग इसे यूज करती है, ठीक है। तो बाइस लर्निंग आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि मैंने इसीलिए यहाँ पे बाइस लर्निंग लिखा है, क्योंकि आप और लिख सको पेपर में अगर बाइस थ्योरम आए, ठीक है। अब देखो, इट इज द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, ये हमारा एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज टू इवेंट्स। ये हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज को कॉन्सेप्ट को डिस्क्राइब कर, रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती, कैसे? देखो, P A स्लैश B P B A स्लैश, ये मतलब इसको मैं समझाता हूं आपको कि हमारी प्रोबेबिलिटी ऑन B, हमारी प्रोबेबिलिटी A की ऑन B, प्रोबेबिलिटी B की ऑन A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A। तो यहाँ पे शायद ये मतलब है ना, गलती हो गई है, क्योंकि यहाँ पे A नहीं B आएगा। हाँ, मेरे को लग ही रहा था, क्योंकि सेम नहीं होते, अलग ही होते हैं, 22 में हमने पढ़ा था। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑन B, प्रोबेबिलिटी B ऑन A, और ये हमें सब डेटा को हम इकट्ठा करते हैं और इससे हम बाइस लर्निंग को यूज करते हैं। तो देखो, ये होती है हमारी बाइस थ्योरम, इसे याद कर लेना और पेपर में जरूर लिख कर आना। अगर बाइस सब दिख जाए, ये लिख कर आ जाना, ठीक है। इट इज यूज इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में यूज होती है टू बिल्ड प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल को बिल्ड करने के लिए एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन अनसर्टेन डेटा, ठीक है। सो अब हम इसको, ये जो थ्योरम है, इसको हमने कुछ टेक्निकल टर्म्स दे रखे हैं, ठीक है, उसे आप डिफाइन करके आना, मैंने इसीलिए लिखे हैं यहाँ पे। तो देखो, द प्रोबेबिलिटी ऑफ A ऑन इवेंट B, हमारी प्रोबेबिलिटी A ऑन इवेंट B को हम क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर बोलते हैं इसको, ठीक है, पोस्टीरियर। अब हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ B ऑन इवेंट A, इसको हम क्या कहते हैं? लाइक्लीहुड, इसे कहते हैं लाइक्लीहुड। प्रोबेबिलिटी ऑफ A, इसे कहते हैं प्रायर, ये हमें पहले से पता होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ B,
मार्जिनलाइजेशन, इसे कहते हैं मार्जिनलाइजेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। ये होती है हमारी बाइस थ्योरम। अब बाइस थ्योरम आती है, ये भी लिख कर आना और ये भी लिख कर आना बाइस थ्योरम आराम से। ठीक है, अब है हमारा कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2021 और 22 में आया था, डायरेक्ट पूछ लिया था कॉन्सेप्ट लर्निंग को डिफाइन करने के लिए। तो आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट लर्निंग को कैसे डिफाइन करना है। इट रिफर टू द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल। ये हमारा क्या है, प्रोसेस है एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल को बनाने का, ठीक है, बिल्ड करने का। दैट कैन रिकॉग्नाइज एंड जनरलाइज पैटर्न इन द डेटा एंड यूज दैट नॉलेज टू क्लासिफाई न्यू एग्जांपल। उसका मतलब क्या है कि वो हम उससे हम रिकॉग्नाइज और जनरलाइज कर सकें पैटर्न को डेटा के अंदर, और यूज कर सकें उस नॉलेज को न्यू एग्जांपल्स के लिए, उनको क्लासिफाई करने के लिए। बहुत इजी डेफिनेशन है, आराम से समझ में आ गई होगी। अब देखो, बाइसिंग कॉन्सेप्ट लर्निंग इन्वॉल्व्स यूजिंग बाइसिंग इनफेरेंस। हमारी जो बाइसिंग कॉन्सेप्ट लर्निंग होती है वो किसको इन्वॉल्व करती है, बाइसिंग इनफेरेंस को। बाइसिंग इनफेरेंस मतलब बाइसिंग अजम्पशंस को वो उसके अंदर इन्वॉल्व करती है। सो देखो, अब हमारी बाइसिंग कॉन्सेप्ट लर्निंग इन्वॉल्व क्या क्या करती है, तो देखो इसके कुछ स्टेप्स हैं, ये देख लो। पहला स्टेप है डिफाइनिंग अ प्रायर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले प्रायर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को डिफाइन करो। तो देखो ये है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसे सबसे पहले डिफाइन करो। सेकंड है हमारा कलेक्टिंग अ सेट ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल। फिर एक सेट लो ट्रेनिंग एग्जांपल, यानी कि कुछ ऐसे इनपुट लो जिसका हमें करेक्ट आउटपुट पता हो, उसे कहते हैं ट्रेनिंग डेटा सेट। ठीक है, उसे लो, उसे कलेक्ट करो यूजिंग द ट्रेनिंग एग्जांपल एंड बाइस थ्योरम। अब वो जो हमारा ट्रेनिंग एग्जांपल है उसे हम बाइस थ्योरम के अंदर यूज करो। ठीक है, और उसे यूज करके यूज द पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन टू मेक प्रेडिक्शन, और उसका यूज करके हमें पोस्टीरियर मिल जाएगा। अगर हमें जब ट्रेनिंग मॉडल का यूज करके ये सारी वैल्यूज मिल जाएंगी तो हमें पोस्टीरियर मिल जाएगा। और हमें अब पोस्टीरियर का किसके लिए यूज करना है, प्रेडिक्शन को फाइंड करने के लिए यूज करना है। तो यहां तक सब कुछ क्लियर है, आई होप सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, अगर यहां तक समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट करके बता देना मेरे को कि एक्सप्लेनेशन सही लग रहा है। तो ऑप्टिमल क्लासिफायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा 21 और 22 में, इसके साथ ये भी आया था। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंस भी पूछा, मतलब इसके अंदर मतलब कुछ पार्ट पूछा था कि इसका। तो देखो, बाइस ऑप्टिमल क्लासिफायर क्या होता है हमारा। बाइस ऑप्टिमल क्लासिफायर इज अ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल दैट प्रेडिक्ट द मोस्ट प्रोबेबल आउटकम फॉर अ न्यू इंस्टेंस यूजिंग अ बाइस थ्योरम। अब देखो, बाइस ऑप्टिमल क्लासिफायर ऐसा क्लासिफायर है जो कि हमारा मोस्ट प्रोबेबल आउटपुट को फाइंड करता रहता है न्यू इंस्टेंस के अंदर, किसका यूज करके, बाइस थ्योरम का यूज करके। अब ये लिखना है, फिर आपको बाइस थ्योरम का यूज करके आ गया तो बाइस थ्योरम को डिफाइन करना है, बाइस थ्योरम के अंदर इसको भी डिफाइन करना है। अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाता है तो ठीक है, ऐसे बता रहा हूं, मतलब कि ऐसे नहीं कि आप बस इतना सा लिख कर आ जाओ इसे। अगर आ जाता है तो थोड़ा सा मतलब लॉजिक ऐसे लगाना और मतलब कि लिख देना, बाइस थ्योरम को भी लिख देना, बाइस लर्निंग को भी थोड़ा अच्छे से डिफाइन करके आना, जिससे कि अच्छा सा कंटेंट लगे। अगर 10 नंबर में भी आता है तो आपको पूरे नंबर मिले। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा नेव बाइस क्लासिफायर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है हमारा बेस्ट बाइस ऑप्टिमल क्लासिफायर का नाम बताओ, तो वो होता है हमारा नेव बाइस क्लासिफायर। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 21 और 22 में आया था 10 नंबर में। ठीक है, A Naive Bayes classifier is a probabilistic machine learning model। ये हमारा एक probabilistic machine learning model है that used to classification task। ये हमारा किसके लिए यूज होता है, क्लासीफाई करने के लिए टास्क को, है ना। The base of the classifier is Bayes theorem। इसका बेस क्या है, Bayes theorem, क्योंकि Bayes theorem को ये यूज करता है। अब देखो, नेव बाइस क्लासिफायर आर द कलेक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोस। ये हमारा क्या है, कलेक्शन है क्लासिफिकेशन एल्गोस का, और वो सारी वो जितनी भी एल्गोस है उन सबका गोल सिर्फ सिंगल रहेगा, उनका गोल एक ही रहेगा। मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है हमारा, है ना। तो मतलब अगर दो जनों का एम सेम है, ठीक है, तो वो दोनों साथ में काम कर सकते हैं, और वो अगर साथ में काम करेंगे तो और अच्छा काम कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ग्रुप स्टडी तो हो नहीं पाती। देखो, इट इज नॉट अ सिंगल एल्गोरिथम बट अ फैमिली ऑफ एल्गोरिथम। ये हमारा अकेला एल्गोरिथम नहीं होता, लेकिन फैमिली होती है एल्गोरिथम की। इसके अंदर बहुत सारे एल्गोरिथम मर्ज होते हैं। ठीक है, वेयर ऑल देम शेयर अ कॉमन प्रिंसिपल, यानी कि उनका जो सबका कॉमन होता है गोल उनका क्या होता है, कॉमन होता है। अजम्पशन, अब देखो नैव का मतलब क्या होता है, इसके अंदर नैव है ना, नैव को अगर आपको समझ नहीं आ रहा नैव क्या होता है, नैव का मतलब होता है अजम्पशन। ठीक है, द फंडामेंटल नैव बायस अजम्पशन इज ईच फीचर मेक्स अ इंडिपेंडेंट। इसके अंदर कुछ अजम्पशंस हैं, जैसे कि हर जो हमारा फीचर होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, इक्वल कंट्रीब्यूशन टू द आउटपुट, और सब क्या करेंगे, इक्वल कंट्रीब्यूशन करेंगे आउटपुट के लिए। तो देखो नोट, इसके अंदर एक नोट है, द अजम्पशन मेड बाय द, मतलब इसके एक नोट है, इसे देख लो, द अजम्पशन मेड बाय द नैव बाइस
आर नॉट जनरली करेक्ट इन रियल वर्ल्ड सिचुएशन। ये जनरली हमारी करेक्ट नहीं होती रियल वर्ल्ड सिचुएशन के अंदर। तो देखो ये होता है हमारा नैप बाइस क्लासिफिकेशन। समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, नैप बाइस क्लासिफिकेशन को डिफाइन करने के बाद राइट करना है क्या, बाइस थ्योरम फॉर्मूला एंड एक्सप्लेन इट। आपको यहाँ पे बाइस थ्योरम फॉर्मूला को डिफाइन करना है और उसको एक्सप्लेन करके आना है, ठीक है। तो अब है हमारा ईएम एल्गोरिथम एंड इट्स स्टेप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले मैंने सोचा इसको बस यहाँ पे लिख दूं रीड फ्रॉम नोट्स, आप नोट से पढ़ लो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा, मैंने लिखा बाद में, ठीक है। तो देखो ईएम एल्गोरिथम हमारी 2021 और 22 में आई थी 10 नंबर में। तो बहुत इजी एल्गोरिथम है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे इसको यूज करते हैं। इसके स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो द ईएम एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन, जो हमारी एक्सपेक्टेशन होगी इसे हम मैक्सिमाइज करेगा। एल्गोरिथम है ऐसा। इज एन इटरेटिव, इसे हम इटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन मेथड भी कहते हैं। यूज टू एस्टिमेट द पैरामीटर्स ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल व्हेन देयर आर मिसिंग और इनकम्प्लीट डेटा। ये कब यूज होता है, जब हमारे पास कोई मिसिंग डेटा हो या इनकम्प्लीट डेटा हो उसे भरने के लिए, ठीक है। तो देखो इसकी एक टेक्निकल डेफिनेशन भी लिखी, ये तो हमारी एक नॉर्मल भी व्यक्ति समझ लेगा, लेकिन ये हमारी टेक्निकल डेफिनेशन है, इसके अंदर कुछ वर्ड है जो कि इससे रिलेटेड है। तो देखो इट इज अ टेक्निक, ये हमारी ऐसी टेक्निक है टू फाइंड मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन। लाइक्लीहुड क्या था हमारा, अभी हमने पढ़ा था कहां पर, ये रहा हमारा लाइक्लीहुड, यानी कि बी की प्रोबेबिलिटी ऑन बेस्ड ऑन ए इवेंट, ठीक है। ये होता है हमारा लाइक्लीहुड। इसे फाइंड मैक्सिमम इसे फाइंड करने के लिए व्हेन द लेटेंट वेरिएबल, लेटेंट वेरिएबल क्या होता है हमारा, लेटेंट वेरिएबल होता है मिसिंग डेटा आर प्रेजेंट, ठीक है। और जब हमारा मिसिंग डेटा आ जाए तो हमें मैक्सिमम लाइक्लीहुड को फाइंड करते हैं। लेटेंट हमारा वेरिएबल होता है जो हमारे मिसिंग डेटा होते हैं। इट इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज द लेटेंट वेरिएबल मॉडल, इसे हम लेटेंट वेरिएबल मॉडल भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे हम एक और पॉइंट में लिख सकते हैं। द ईएम एल्गो इज कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोस। ये बहुत सारी अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोस का क्या है, कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब देखो स्टेप्स क्या है इसके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में हमें क्या करना है, स्टार्ट बाय इनिशियलाइजिंग द पैरामीटर ऑफ द मॉडल विद सम इनिशियल वैल्यूज। सबसे पहले अपने मॉडल को कुछ पैरामीटर से इनिशियलाइज करो, ठीक है। फिर हमारी एक्सपेक्टेशन व्यू स्टेप्स, ये हमारी एक्सपेक्टेशन स्टेप्स है। इसके अंदर क्या करते हैं हम, कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी को। इसके अंदर हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे एक प्रोबेबिलिटी को जो हमें स्टार्टिंग में मिल गई, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, मैक्सिमाइजेशन द स्टेप। फिर क्या करेंगे, अपडेट करेंगे पैरामीटर को। फिर सबसे पहले हमने एक प्रोबेबिलिटी हमें मिल गई, फिर हमने पैरामीटर्स को अपडेट कर दिया उसके हिसाब से। फिर क्या करेंगे, इटरेशन। इटरेशन मतलब उसे रिपीट करेंगे, किसको, ई स्टेप और एम स्टेप को। हमारे एक्सपेक्टेशन स्टेप बोलते हैं हम ई स्टेप और मैक्सिमाइजेशन स्टेप को कहते हैं एम स्टेप। तो ये क्या करेगा, इटरेट करता रहेगा जब तक कि उसे कन्वर्स ऑफ द वैल्यू अकर ना हो जाए, सबसे एक्यूरेट वैल्यू जब तक अकर ना हो जाए, ठीक है। लूप में चलता रहेगा इसे। तो इसे मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट से समझाने की कोशिश की है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट होगा, यहाँ पे हमारी इनिशियल वैल्यू हो गई, फिर ये जाएगा एक्सेप्टेशन स्टेप में, फिर जाएगा ये मैक्सिमाइजेशन स्टेप में, फिर एक कंडीशन आएगी हमारी इस कन्वर्ज, अगर ये एक्यूरेट है तो यस स्टॉप कर दो, अगर नहीं है तो वापस एक्सेप्टेशन स्टेप में पहुंचा दो। ये लिख कर आना, स्टेप्स लिख कर आना, स्टेप्स को और अच्छे से डिफाइन कर आना और ये फ्लो चार्ट बना के आना, ठीक है। और क्या चाहिए यार, 10 नंबर तो आराम से मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैं बोल रहा था, अगर आपको एक ही टॉपिक करना है इस यूनिट से तो ये जरूर कर लेना। ये हमारा 2022 और 23 में आया था, 2020 और 21 में 2 बार आ गया था, मतलब एक ही पेपर में 2 बार आ गया था, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन ऑफ सपोर्ट वेक्टर मशीन, ये हमारी यूनिट 1 में है। इसकी डेफिनेशन अभी मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। हमारी जो सपोर्ट वेक्टर मशीन होती है ना, ये हमारी यूज होती है कि मतलब एक लाइन क्रिएट करने के लिए डेटा के अंदर। तो देखो सपोर्ट वेक्टर मशीन, एसवीएम इज अ टाइप ऑफ सुपरवाइज मशीन लर्निंग। ये हमारा क्या है, सुपरवाइज मशीन लर्निंग का टाइप है। डेट कैन बी यूज फॉर क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन टास्क। क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन दोनों के लिए यूज हम इसे कर सकते हैं, लेकिन हमारा जैसे क्या है, एसवीएम ट्राइज टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल बाउंड्रीज बिटवीन डिफरेंट क्लासेस। ये हमारी कोई डिफरेंट क्लासेस के अंदर बेस्ट एक बाउंड्री फाइंड करती है। जैसे कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है, ठीक है, उनके अंदर बीच में एक बाउंड्री को फाइंड करेगी जिससे कि हम डेटा को अलग अलग पहचान सकें, ठीक है। इन द डेटा बाय फाइंडिंग अ हाइपर प्लेन, ये क्या करेगी, एक हाइपर प्लेन को फाइंड करेगी उसके अंदर। तो देखो हाइपर प्लेन अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। डेट मैक्सिमाइज द मार्जिन बिटवीन 2 क्लासेस, मैक्सिमम मार्जिन, यानी कि जैसे कि अब हमारे पास ये 2 क्लासेस है ना, तो इसके बीच में अगर हम एक लाइन क्रिएट कर दें, ठीक है, तो ये जो हमारा ना ये हमारा एक मैक्सिमम वो है मार्जिन, तो ये कहते हैं हाइपर प्लेन।
अभी मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगा और ग्राफ से। तो देखो, इट इज ऑफ्टन यूज फॉर एप्लीकेशन सच एज, ये कहाँ पे यूज होता है, इमेज रिकॉग्निशन के लिए, टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए और एक्सेट्रा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो आगे देखते हैं सपोर्ट वेक्टर मशीन को। तो देखो यहाँ पे मैं डेफिनेशन देख लिया, अब हम इसे ग्राफ के थ्रू समझेंगे। ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी ग्राफ है। देखो, दो डेटा सेट है हमारे पास, एक सर्कल वाले डॉटेड और एक हमारे पास ट्राइंगल जैसे। ठीक है, इन दोनों को पहले बना लेना। एक यहाँ पे हमारा क्या आएगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, यहाँ आएगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। तो देखो, अब हमने बीच में ना एक इसके लिए लाइन क्रिएट करी, एक इसके लिए लाइन क्रिएट करी। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक मैक्सिमम मार्जिन को डिफाइन करेंगे। ये हमने मैक्सिमम मार्जिन मतलब इतना एक स्पेस आ गया, एक इतना स्पेस आ गया इन दोनों के बीच में। इस मैक्सिमम मार्जिन को कहते हैं हम मैक्सिमम मार्जिन, जो कि हमारा मतलब कि इस तरफ वाला होता है हमारा पॉजिटिव हाइपर प्लेन और इस तरफ वाला होता है हमारा, लेफ्ट साइड वाला होता है नेगेटिव हाइपर प्लेन, राइट साइड वाला होता है हमारा पॉजिटिव हाइपर प्लेन। और इन दोनों के बीच की लेंथ को जो बोलते हैं हम बोलते हैं मैक्सिमम मार्जिन। तो देखो यहाँ तक समझ में आ गया। और जो हमारे डेटा सेट्स होते हैं, डेटा पॉइंट्स होते हैं, इन्हें हम कहते हैं सपोर्ट वेक्टर्स। ठीक है, आपको बीच में ऐसे दो, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखो, कहीं आप नहीं बना पाए। देखो, हमारे पास दो डेटा सेट हैं, डॉट 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 डॉट, ट्राइंगल 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 ट्राइंगल। ठीक है, अब हमें एक लाइन हमने इसके लिए क्रिएट की, एक लाइन हमने इसके लिए क्रिएट की। ठीक है, ऐसे बिल्कुल पतली सी। अब हमें इससे बीच में ना एक मार्जिन, सबसे मैक्सिमम मार्जिन। तो देखो, इसके अंदर मैक्सिमम मार्जिन कितना है, यही है। इसके यहीं तक हमारे पास एक डेटा आ रहा है और इसका क्या है, ये हमारा मैक्सिमम मार्जिन है। तो इस पे क्या करेंगे, एक हम यहाँ पे लेफ्ट साइड, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट यानी कि नेगेटिव हाइपर प्लेन क्रिएट कर दिया और यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव हाइपर प्लेन क्रिएट कर दिया और इन दोनों के बीच की मैक्सिमम दूरी को हम क्या कहते हैं, मैक्सिमम मार्जिन। ठीक है, ये हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, ये होता है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसे आपको लिख कर आना है पॉजिटिव हाइपर प्लेन, इसे आपको लिख कर आना है नेगेटिव हाइपर प्लेन, इन्हें आपको लिख कर आना है वेक्टर, क्या बोलते हैं इसे, सपोर्ट वेक्टर्स। इसे आपको सपोर्ट वेक्टर लिख कर आना है। यहाँ पे आपको ये वाला जो ग्राफ है ना काफी कंप्लीट हो जाए। ये तो मैंने ऐसे ही गंदा सा बना दिया, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसे बना कर आना। ठीक है, तो देखो, अब हमारे सपोर्ट वेक्टर मशीन के कुछ टाइप्स होते हैं, उन्हें देखो। एक होता है लीनियर, एक होता है नॉन लीनियर। अब देखो, अगर लीनियर है, इट इज यूज्ड फॉर लीनियर सेपरेबल डेटा, व्हाट मींस डेटा सेट डिवाइडेड इनटू टू क्लास। अगर हमारे पास सिर्फ दो क्लास हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल में समझाया, जैसे कि हमारे पास ये दो क्लास है, डॉट और ट्राइंगल, तो ये क्या हमारा लीनियर है, हमारा लीनियर सपोर्ट वेक्टर मशीन है, जो कि सिंगल स्ट्रेट लाइन से डिवाइड हो जाएगी आपस में। ठीक है, मतलब दो डेटा सेट हैं लेकिन और सिंगल लाइन से भी डिवाइड हो रहे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है दो डेटा सेट हैं तो ये हमारा लीनियर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, बस वो हमारा सिंगल लाइन से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो और इसके अंदर जो एग्जांपल, इसके अंदर जो ग्राफ ऐसा बना के आ जाना या यही वाला बना देना, सेम ही रहेगा। ठीक है, अब हमारा क्या है, नॉन लीनियर एसवीएम। नॉन लीनियर एसवीएम हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट इज यूज फॉर नॉन लीनियरली सेपरेटेड डेटा। ये किसके लिए यूज होता है, नॉन लीनियरली सेपरेटेड डेटा के लिए। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास ये ग्राफ है, इसके अंदर हमारे ट्राइंगल पूरे चारों तरफ है और बीच में हमारे पास सर्कल है। क्या इसके अंदर कोई भी हम सिंगल लाइन से इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसके अंदर हमें मल्टीपल लाइन का यूज करना पड़ रहा है। ठीक है, तो देखो, विच मीन्स इट डेटा सेट कैन नॉट बी क्लासिफाइड बाय यूजिंग सिंगल लाइन। तो देखो, ऐसे ग्राफ बना के आना। तो देखो, अब इससे बचने के लिए हमारे पास होता है कर्नल। कर्नल बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नल हमारा 10 नंबर में आया हुआ है एक बार, मतलब एसवीएम के साथ AK2 में 10 नंबर में आ गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कर्नल। इट इज अ फंक्शन दैट इज यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म द ओरिजिनल फीचर स्पेस इनटू अ हायर डायमेंशनल। ये क्या करता है, ये कोई भी एक डायमेंशन को हायर डायमेंशन में कन्वर्ट करने का काम करता है कर्नल फंक्शन। ठीक है, क्या करता है, द कर्नल फंक्शन अनेबल्स एसवीएम टू इफेक्टिवली हैंडल नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन। ये एसवीएम को मतलब हेल्प करता है कि वो नॉन लीनियर क्लासिफिकेशन को भी मतलब उन्हें भी अलो कर सके अपनी एसवीएम में और उन्हें भी फाइंड कर सके उनके बीच में जो हमारा रिलेशनशिप है, या फिर मतलब डिवाइडेड रिलेशनशिप को नहीं, मतलब डिवाइड को यूज कर सके कि मतलब हम कैसे उन्हें डेटा को अलग कर सकते हैं। ये हमें कौन करता है, कर्नल करके देता है। तो देखो, ये हो गया यहाँ तक। इन द ट्रांसफॉर्म फीचर्स स्पेस इवन थ्रू अ ओरिजिनल डेटा मे नॉट बी लीनियरली सेपरेटेड। जो हमारा ओरिजिनल डेटा है वो हमारा लीनियरली सेपरेबल नहीं है, लेकिन वो क्या करेगा, उनकी डायमेंशंस को बढ़ा देगा जिससे कि वो डेटा सेपरेट हो सके। अब देखो, ये क्या करेगा, जैसे कि अब हमारा ये लीनियर है, ठीक है, यहाँ पर है लीनियर, अब इसे सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम इसे 2D में कर दे, ठीक है, 2D या फिर 3D में कर दें, अगर हम इसे 3D में कर दें, ठीक है, तो 3D में क्या होगा कि हमारा कुछ डेटा ऊपर आ जाएगा, कुछ डेटा नीचे आ जाएगा, तो बीच में क्या होगा, बीच में हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। अभी मैं ना इसे एक एग्जांपल के थ्रू ये ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ। देखो, हमारे पास ये लीनियर डेटा है,
ठीक है, सॉरी ये हमारे पास नॉन लीनियर डेटा है। ठीक है, अब नॉन लीनियर डेटा क्या है हमारा कि मतलब इससे हम सिंगल लाइन से हम इसे डिवाइड नहीं कर सकते। इसे हम कैसे डिवाइड करेंगे, कर्नल क्या करेगा इसे और इसकी डायमेंशन को बढ़ा देगा। तो देखो इससे क्या हुआ कि हमारे जो बीच वाले डेटा थे वो ऊपर आ गए। ठीक है, ये हमारी मतलब 3D डायमेंशन मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। अगर हो सकेगा तो मैं यहाँ पे आपको फोटो भी ऐड कर दूंगा जिससे आपको अच्छे समझ में आए। ठीक है, तो देखो ये हमारे जो बीच वाला डेटा था वो ऊपर आ गया और जो साइड वाला डेटा था वो नीचे ही रह गया। ठीक है, तो इससे बीच में ये जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है ये इसे डिवाइड कर रही है बीच में से। ये होता है हमारा कर्नल जो कि मतलब डायमेंशंस को बढ़ा देता है और नॉन लीनियर डेटा को भी क्लासिफाई करने के लिए यूज होता है। तो अब हमारा है टाइप्स ऑफ सपोर्ट वेक्टर कर्नल। अब हमारे कर्नल्स के भी कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, लीनियर कर्नल। अब लीनियर कर्नल क्या होता है, द लीनियर कर्नल इज सिंपल कर्नल मोस्टली यूज फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन। ये क्या करता है, बस वही सेम है बिल्कुल सपोर्टिव वेक्टर की तरह। लीनियर जो था वो सिंगल लाइन से अलग अलग हो जाती हैं जो चीजें हैं, तो वो क्या है हमारा लीनियर कर्नल है। ठीक है, सिंगल लाइन से अगर अलग हो रही है यहाँ पे भी डायमेंशन बढ़ाने के बाद, तो क्या है हमारा वो लीनियर कर्नल है। स्ट्रेट लाइन का यूज हो रहा है इसमें। अब है हमारा पॉलिनोमियल कर्नल। एक होता है हमारा पॉलिनोमियल कर्नल। इट इंट्रोड्यूस न्यू डायमेंशंस बाय कंप्यूटिंग ऑल पॉसिबल पॉलिनोमियल अप टू द स्पेसिफाइड डिग्री टू द ओरिजिनल फीचर्स। तो ये क्या करेगा कि इसके अंदर पॉलिनोमियल यानी कि स्क्वायर, क्यूब, इन सब में यानी कि 2D 3D इन सब में डेटा को पहले इसे ग्राफ को पहले कन्वर्ट करेगा और फिर उनके अंदर मतलब जो उनकी जो डायमेंशन है इनको कन्वर्ट करने के बाद कंप्यूट करेगा इनकी वैल्यू को। इट कैप्चर्स नॉन लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द डेटा पॉइंट्स। ये क्या करेगा, कैप्चर करेगा दोनों डेटा पॉइंट्स के बीच में नॉन लीनियर रिलेशनशिप। तो इसका जो डायग्राम है वो यही वाला सेम है क्योंकि इसके अंदर हमने कन्वर्ट किया है। इसके अंदर हम कन्वर्ट नहीं करते हैं 3D या 2D में, इसके अंदर हमने कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम आपको इसी के अंदर बनाना है पॉलिनोमियल के अंदर। अब हमारा गॉसियन कर्नल। गॉसियन कर्नल क्या होता है, ऑल्सो नोन एज रेडियल बेसिस फंक्शन। कभी कभी ऐसे बोल लेते हैं डिफाइन रेडियल बेसिस फंक्शन कर्नल। तो यही वाला आपको डिफाइन करना है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, वाइडली यूज एज इफेक्टिव फॉर हैंडलिंग नॉन लीनियर सेपरेबल डेटा। सबसे ज्यादा यूज होता है ये। ठीक है, कर्नल। इट मैप्स द डेटा इनटू इनफाइनाइट डायमेंशन। बहुत ज्यादा डायमेंशन के अंदर डेटा को ये कन्वर्ट कर देता है जिससे कि बहुत क्लियरली डेटा हमारा डिवाइड हो सके। वेयर ईच डेटा पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड एज अ गॉसियन फंक्शन। और सारे जो डेटा पॉइंट्स है वो किसके थ्रू डिफाइन होंगे, रिप्रेजेंट होंगे किसके, गॉसियन फंक्शन के थ्रू। ठीक है, गॉसियन फंक्शन की मैं यहाँ पे अब ये फोटो ऐड करूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए। मैं आपको वो फोटो बना नहीं पा रहा था, ठीक है, यहाँ पर, इसलिए मैं ऐड कर देता हूँ। अब हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ एसवीएम की हमारी प्रॉपर्टीज ये भी आ चुकी है पिछली साल। सो देखो सबसे पहला क्या है, मैक्सिमल मार्जिन। अब देखो जो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि वो क्या करता है, हमारा सबसे पहले मैक्सिमम मार्जिन को यूज करता है और फाइंड करता है। तो देखो डेटा के जो हाइपर प्लेन के बीच में जो हमारी डिस्टेंस होती है ना, वो होती है हमारी मैक्सिमल मार्जिन, जिससे कि हमारा जो डेटा है वो और अच्छे से पता चल सके कौन सा डेटा किस क्लास में आ रहा है। ठीक है, फिर हमारा नॉन लीनियरिटी विद कर्नल। अब हमारे पास अगर नॉन लीनियर ऐसा डेटा आ जाता है तो वो कर्नल के थ्रू सॉल्व कर देगा। ये हमारी प्रॉपर्टी है एसवीएम की। सपोर्ट कर्नल डेटा सेट। अब जो हमारा कर्नल होता है वो डेटा सेट को सपोर्ट करता है, सारे जितने भी डेटा सेट होते हैं। एसवीएम ऑल्सो वर्क ऑन स्मॉल नंबर ऑफ सपोर्ट वेक्टर। एसवीएम हमारा बहुत कम डेटा पर भी काम कर लेता है। ठीक है, अब इसकी वर्सेटिलिटी क्या है, यूज फॉर बोथ रिग्रेशन एंड क्लासिफिकेशन। ये दोनों के लिए यूज होता है, क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज होता है और रिग्रेशन के लिए भी यूज होता है। अब हमारा कंट्रोल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। अब इसके अंदर हम कॉम्प्लेक्सिटी को अपने आप ही खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि अभी आपने कर्नल फंक्शन में देखा कि हमें पता नहीं है कि हम अभी हमें मतलब स्पेसिफिक पता नहीं है कि हम कौन सी उसे डायमेंशन में चेंज करेंगे। अगर वो 2D डायमेंशन से काम चल जाता है तो वो हमारे हाथ में है कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी ज्यादा होगी। ठीक है, अगर 2D से काम चल जाता है तो कॉम्प्लेक्सिटी 2 में रहेगी। अगर 2D से बढ़ जाता है तो कॉम्प्लेक्सिटी और क्यूबिक में आ जाएगी। ठीक है, तो देखो ये क्या, कंट्रोल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, हमें पता रहता है इसमें कॉम्प्लेक्सिटी हमारे हाथ में। ठीक है, कंट्रोल है। अब इश्यूज इन एसवीएम, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है। स्केलेबिलिटी विथ लार्ज डेटा सेट। अब जो हमारा लार्ज डेटा सेट होता है उसके साथ हमें क्या करना पड़ता है, हमारी जो कंप्यूटर की पावर है उसे बढ़ाना पड़ता है अगर हमें उसके साथ यूज करना है, काम करना है। और जो हमारी मेमोरी होती है वो इंटेंसिव यानी कि बहुत बढ़ेगी। ठीक है, अब हमारे पास और उसकी कॉस्टली हो जाता है वो, अगर पैसे नहीं है तो आप नहीं कर सकते इसे। ठीक है, लार्ज डेटा के साथ, कमी डेटा के साथ आपको काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर कोई भी हमारा प्रोबेबिलिस्टिक आउटपुट नहीं जनरेट होता, जो भी हमारा डेटा होता है वो बस डिवाइड होता है। मतलब कि अगर मैं आपको इसे एग्जांपल से बताऊं तो अगर हमारे पास स्पैम हमारे पास जो मेल्स हैं, ठीक है,
ये क्या करेगा, स्पैम मेल को अलग कर देगा और अलग मेल को अलग कर देगा, पर ये नहीं बता सकता ये स्पैम मेल है, ठीक है। स्पैम जो मेल होता है इसे वो मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ये बस उसे अलग कर सकता है, ये बस 2 क्लास को डिवाइड कर सकता है, उन दोनों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। इनबैलेंस डेटा का मतलब है अगर आप डेटा देते जा रहे हो, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल बताऊं, अगर आपके पास एनिमल्स का डेटा है, ठीक है, एनिमल्स यानी कि अगर आपके पास 95 डॉग्स हैं, ठीक है, और 5 कैट्स हैं, तो इसमें क्या हुआ, हमारा इम्बैलेंस हो गया डेटा, यानी कि मेजोरिटी किसकी तरफ से, डॉग्स की तरफ है, ठीक है। तो ये क्या करेगी, मशीन हमारी मेजोरिटी की तरफ बाइस हो जाएगी, यानी कि अगर आप कोई नया डेटा दोगे और उससे पूछोगे ये क्या है, तो वो क्या करेगा, कुछ भी देखेगा नहीं, वो डायरेक्ट डॉग्स की में डाल देगा, क्योंकि डॉग्स हमारे क्या है, मेजोरिटी डेटा में आ रही है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, इम्बैलेंस डेटा पढ़ लेना। इंटरप्रेटेबिलिटी क्या होती है, एसवीएम टेंड टू प्रोवाइड गुड प्रेडिक्टिव परफॉर्मेंस बट दे मे नॉट ऑफर डायरेक्ट इंटरप्रेटिबिलिटी ऑफ द लर्न्ड मॉडल। अब जो हमारा ये क्या करता है, एसवीएम हमें बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है प्रेडिक्टिव परफॉर्मेंस को, लेकिन इसके अंदर कोई भी हम क्या कर सकते हैं, कोई हमें वो डायरेक्ट इंटरप्रेटेबिलिटी नहीं ऑफर करता, कि मतलब कोई भी अगर हम नया डेटा दें उसे तुरंत और वो डायरेक्ट उसे मतलब इंटरप्रेट करके उसका नया सॉल्यूशन बता सके, ऐसा कुछ नहीं है, उसके अंदर कोई भी इंटरप्रेटेबिलिटी नहीं होती। जो हमने हम एक बार डेटा दे दिया उसे वो डिवाइड करके दे देगा, ठीक है, ऐसा नहीं है वो अपने आप काम करता रहेगा, आप उसे नया डेटा दो और काम करा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, बस वो क्या करता है, जो भी हमने डेटा दे दिया उसे वो अलग अलग करता रहता है, डिवाइड करता रहता है, उसके अंदर जो बेस्ट डिपेंडेंट होता है उसे फाइंड करता है। तो देखो यहाँ पर हमारी जो यूनिट 2 है कंप्लीट हो गई है, मतलब होपफुली कंप्लीट हो गई है, सारे टॉपिक हो गए हैं, इसके बाहर नहीं आएगा कुछ भी पेपर, अगर आता है तो सिलेबस के बाहर ही आएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करो चैनल को, क्योंकि हम 5K के बहुत करीब हैं, शायद 4.3 के तो हो ही गए होंगे अब तक। अब हमें क्या करना है, 5K को आपको करना है, जल्दी से सब्सक्राइब करो यार चैनल को, अगर आपको यूनिट पूरी समझ में आई है, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ लिख कर जाना एक्सप्लेनेशन मैंने कैसा किया, और ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल को, जिससे कि आपको नोट्स फ्री में मिल सकें, और अगर मैं जो भी आपको अपडेट्स देता रहता हूँ वो टेलीग्राम चैनल पर ही ज़्यादा देता हूँ। और ASC के, अगर आप ASC की चिंता कर रहे हो, अगर आपका ASC सब्जेक्ट है तो ASC भी सब्जेक्ट मैं मतलब अभी अपडेट करूंगा कि कहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।